जी। मैंने देखा जिन देशवासियों को हम एक भारतवासी समझते थे, वही देशवासी आपस में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये सर ऐसे छील रहा है जैसे हम कोई आलू हो। वो पता नहीं क्यों उसने कोई सुपारी ली है, पता नहीं क्या है। 9 तारीख को हमने कहा हम सिंदूर आगे बढ़ता रहेगा ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन 10 तारीख को एकदम से 3:35 में ट्रंप साहब घोषणा करते हैं। चीन ने किसी पे मिसाइल छोड़ी अब तक? हालांकि बहुत बड़ी आर्मी है उसकी, आप तो ज्यादा जानेंगे उसके बारे में। आर्थिक स्थिति जो 2010 में थी, भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। कि चाइना का नाम लेने से जो है हमारी सरकार डरती है। शब्द मतलब वो चाइना शब्द नहीं निकलता। हालांकि बाकी बहुत सारा हंगामा हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज आपने हमारा पोस्टर भी देखा होगा, शायद वो टाइटल भी पढ़ा होगा, है ना। तो आज हम आपको बहुत ही एक व्यक्ति विशेष से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हम आज आपको मुलाकात करवाएंगे रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रदीप यदु साहब की। थोड़ी उनके बारे में परिचय दे दूं मैं आपको, और क्यों बात करवाने जा रहे हैं ये भी मैं बता दूं उनको। मेरी ये खुशकिस्मती है कि इस डिजिटल जर्नलिज्म के चलते देश में, हमारे प्रदेश में और दुनिया में कुछ ऐसे ऐसे महानुभाव जो है उनसे परिचय मेरा हुआ, जो शायद ये डिजिटल मीडियम नहीं होता तो शायद कभी नहीं होता। तो यदु साहब से मेरी जो जानकारी या जान पहचान है वो इसी मंच के चलते हैं। तो मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जो लोग देश के लिए लड़े हैं, देश की सुरक्षा की है लगातार और करते हुए भी आ रहे हैं। पहले चाहे शायद सीमा संभालते थे, अब देश के अंदर का जो माहौल है उसको ठीक करने की लगातार कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरा परिचय हुआ है इस यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं इस मामले में तो बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। तो यदु साहब की ऐसे ही मुझे उनसे मेरा परिचय हुआ है। ब्रिगेडियर प्रदीप यदु साहब जो है वो सेवानिवृत्त है अभी। मैं मेरे साथ जोड़ दूं ताकि आप मैं परिचय देते रहूं। मैं उनको जोड़ के पहले उनका स्वागत कर लूं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये समय जय हिंद जय हिंद जय जय कि आपने ये हमारे मंच पे आकर जो है बात करना मुनासिब समझा। मैं थोड़ा सा आपके बारे में दर्शकों को बता दूं, फिर हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे सर। जी ठीक है। तो जो यदु साहब है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। अब ये मैं बहुत सारी और उनकी शैक्षणिक उनकी जो योग्यताएं हैं वो सब तो मैं आपको अभी स्किप कर रहा हूँ, लेकिन इनकी जो सेना में जो कमीशन इनका हुआ था वो 15 जून 1975 को हुआ था। सेवानिवृत्ति इनकी हुई 30 नवंबर 2010 के दिन। जब निवृत्त हुए, जब जुड़े थे तब सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पे थे, और निवृत्त हुए तो ब्रिगेडियर के पद से वो निवृत्त हुए। और उन्होंने, अगर फिर भी एक बार थोड़ी बात कर ले उनकी एजुकेशनल डिग्री को लेकर, तो एसोसिएट डिग्री तो मेन जो डिग्री है उनकी, ये शैक्षणिक उनकी योग्यता जो है वो एसोसिएट डिग्री है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बीटेक, और एमएससी डिफेंस स्टडीज की उनकी जो है। हम ऐसे अफसर से बात करने जा रहे हैं जिनका खुद का युद्ध का बड़ा अनुभव है। इन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में हिस्सा लिया। सियाचिन ग्लेशियर में जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में उन्होंने ऑपरेशन रक्षक में हिस्सा लिया, और आसाम में उल्फा के साथ जो ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन राइनो हुआ जो, उस ऑपरेशन में यदु साहब ने हिस्सा लिया। और कारगिल का युद्ध तो हम सब जानते ही हैं, तो उसमें जो ऑपरेशन हमारा विजय हुआ, ऑपरेशन विजय में भी यदु साहब ने हिस्सा लिया हुआ है। और उनके महत्वपूर्ण पद रहे हैं चीफ इंस्ट्रक्टर कॉम्बैट इंजीनियरिंग, कमांडिंग ऑफिसर इंजीनियरिंग रेजिमेंट, चीफ इंजीनियर कोर, एडिशनल चीफ इंजीनियर कमांड। ये इनके महत्वपूर्ण पद, जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली हुई है।
और इनके बारे में ये कहें कि उपलब्धियां उनकी क्या रही, तो उन्होंने सभी ऑपरेशंस में जो लक्ष्य सामने थे उन सबको प्राप्त किया। अतिरिक्त कॉम्बैट मिशन के लिए भी उन्होंने वॉलंटियर किया था। 3 साल के कमांड में रेजिमेंट को यूनिट साइटेशन के अलावा 42 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और आज जब वो सेवानिवृत्त है यदु साहब, तो सीमा तो अब खैर छोड़ के आए अपने साथियों के हाथ में सरहद, लेकिन देश में जो चल रहा है उसको ठीक करने की, उसके खिलाफ पूरी तरह से ताकत से लड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यदु साहब, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत और जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर। अब सर, आपने जब हमारी बात हो रही थी तो आपने कल कहा कि हमारी, दर्शकों को बता दें, हमारी कोई डिटेल में उस तरह से कोई बात नहीं हुई। सिर्फ ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि मयूर भाई, मैं बड़ा दुखी हूं, व्यथित हूं इस ऑपरेशन सिंदूर के स्थगित होने से लेके पूरा एक जो घटनाक्रम हमारे सामने आया है 22 अप्रैल से लेके अब तक का। तो यदु साहब का कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम से वो बहुत ही व्यथित है और बहुत कुछ वो तथ्यों के साथ देश को बताना चाहते हैं। तो हमारी इतनी ही बात हुई, हमारी इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई। तो हमने कहा कि सर हम लोग बिल्कुल मिलेंगे और बात करेंगे। तो मैं सर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो आपके मन में है और आप कह रहे हैं कि जो मुझे दो देश के लोगों को बताना है, तो आप कृपया उसको आप बताना शुरू करें सर। धन्यवाद मयूर। मैं शुरुआत एक सैनिक का जो जज्बा होता है, मैं वहां से शुरुआत करूंगा। जब कोई सैनिक किसी युद्ध में लड़ाई करता है और वहां पे बिना हिचक के जो भी वहां पे संघर्ष है उसमें जुटा रहता है, वो कोई एहसान नहीं करता, अपना फर्ज निभाता है और बड़े जज्बे के साथ पूरे मतलब एक उत्साह के साथ उसको निभाता है। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वापस जिंदा लौटे या शहीद होके तिरंगे में लिपट के आए। सवाल यह है कि यह जज्बा उसके अंदर क्यों आता है। यह जज्बा उसके अंदर इसीलिए रहता है, इसीलिए नहीं क्योंकि उसको दुश्मन से नफरत है, वो इसीलिए क्योंकि उसको अपने 140 करोड़ देशवासियों से मोहब्बत है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता। जब ये जज्बा हमारे पास रहता है कि हम पूरे देशवासियों को एक समझ के उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी नहीं हिचकते। लेकिन जब सेना निवृत्ति के बाद मैंने काफी देखा देश को, अपनी पत्नी के साथ पूरे देश का घूम के, कि क्या स्थिति चल रही है, एक ऑनलुकर के नाते मैंने देखा जिन देशवासियों को हम एक भारतवासी समझते थे, वही देशवासी आपस में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि हम हर इंसान के लिए, हर देशवासी, हर भारतवासी के लिए लड़ रहे थे। और जब मैं उनको देखता हूं कि वो आपस में लड़ रहे हैं, तो अंदर से एक बहुत उत्तेजना शुरू होती है, एक बहुत गुस्सा सा आता है कि मैं इन देशवासियों के लिए लड़ रहा था जो आपस में ही लड़ रहे थे। क्योंकि देखिए, देश कोई भौगोलिक उसकी ज्योग्राफिकल लाइन से देश नहीं बनता। देश बनता है कि देश में जो लोग रह रहे हैं वो किस प्रकार से रह रहे हैं, क्या उनकी एकता है, उनका समन्वय एक दूसरे से कैसा है, ये देश की ताकत होती है। और जब कोई भी दुश्मन देश होता है, उसकी यही कोशिश रहती है कि पीस टाइम में, जब लड़ाई नहीं हो रही है, उसके पहले हम उस देश को कैसे कमजोर करें। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उस देश की जनसंख्या को, खासकर भारत को, जो आज विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, हर जाति के, हर धर्म के लोग देश में रहते हैं,
तब हमारे दुश्मन देश ये चाहते हैं कि भारत को जाति और धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे किस तरीके से विभाजित करें, ताकि हमारी जो सामूहिक ताकत है देश की वो कम हो। मतलब जो भी अगर आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जो इस तरीके से लोगों को इंस्टिगेट करते हैं कि देश की जनता जाति और धर्म के नाम पे, अमीरी गरीबी के नाम पे, भाषा के नाम पे लड़े, मेरे हिसाब से एक सैनिक की नजर से वो स्वयं देशद्रोही है। क्योंकि हर भारतवासी का उद्देश्य है कि अपने देश को उन्नति की तरफ ले जाए, उसको ताकतवर बनाए, ना कि वो कोई ऐसी कोशिश करे जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश कमजोर हो। इसीलिए जब इसको देखता हूं तो अंदर बहुत एक उत्तेजना पैदा होती है, एक आक्रोश पैदा होता है। वो आक्रोश देश के खिलाफ नहीं है, वो आक्रोश उन लोगों के खिलाफ है जो इस कोशिश में लगे हैं, चाहे वो देश के बाहर के हों, चाहे देश के अंदर के हों। ये एक परिप्रेक्ष्य है जिसमें मुझे बड़ा खराब सा लगा, बड़ा दुख हुआ। और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ सिंदूर के तक वहां 22 अप्रैल से बात शुरू करूं अपनी, या उसके पहले की? आप जैसा बताएं, मैं उस हिसाब से आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा। मयूर जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मैं माफ कीजिएगा, थोड़ा जुकाम सा हो गया है। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मैं सर ये समझना चाहता हूँ, ये बात तो आपने बिल्कुल साफ कही और सही, और ये लगातार हम भी संदेश सब लोग जो है हम लोग मिलकर देते हैं, लगातार इसमें लगे हुए हैं कि अंदर हमारे अंदर ही अगर अंदरूनी लड़ाई हुई, आपसी बैर, रंजिश, नफरत अगर ये चलता रहा तो फिर किसी भी दुश्मन के लिए बड़ा आसान सा है ये कि हमको खत्म करे। हमको तो उसको तो युद्ध सरहद पे या तो फिजिकल वॉर करने की जरूरत है ही नहीं। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हम तो लगातार यही कहते हैं कि ये बंद किया जाए। अब सर, आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बता दें, क्योंकि आपका तो टेक्निकल एक्सपीरियंस है वॉर का, इतना आप मतलब डेकोरेटेड आप एक्सपीरियंस रखते हैं, हम को क्या जरूरत होगी? मतलब क्योंकि ट्रंप को हमको ऐसे छील रहा है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये सर ऐसे छील रहा है जैसे हम कोई आलू हो। वो पता नहीं क्यों उसने कोई सुपारी ली है, पता नहीं क्या किया है। वो लगातार सर एक बार जो है हमारे बारे में बोलता है, देश के बारे में, और कहता है कि अब तक कह रहा था कि मैंने रुकवा दिया, मैंने धमकी दी, मैंने कहा कि धंधा करो, बिजनेस करते हैं, इसको छोड़ो, और लाखों लोगों की जान हानि मैंने रोक दी। अब वो कल एप्पल, जो आईफोन बनाती कंपनी है एप्पल, उसका जो सीईओ है टीम कुक, अब उसको बीच में वो बैठक चल रही है, उसमें वो झाड़ रहा है, कह रहा है कि भारत में क्यों फोन बनाते हो, यहाँ बनाओ। मतलब हमारा क्या मतलब इनके साथ ये कोई निजी पंगा है ट्रंप ने हमसे ले लिया है, या मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो हम तो ऑपरेशन हमारा चल रहा था सिंदूर, और हमको पूरे देश को जो समझ आ रहा था वो ये था कि हम लोग भारी, काफी वैसे भी भारी पड़ते ही हैं और भारी पड़ रहे थे पाकिस्तान। तो ये जो पर्दे के पीछे का कुछ है वो समझ में नहीं आ रहा है सर। आपके दृष्टिकोण से आप कैसे देखते हैं ऑपरेशन का शुरू होना, फिर उसको बीच में स्थगित कर देना, उसकी घोषणा फिर ट्रंप के द्वारा किया जाना, फिर लगातार हमको ट्रंप के द्वारा छिला जाना? हाउ डू यू सी दैट? कैसे देखते हैं इसको? ओके, जो आज देश की परिस्थिति है जी, उसकी जो शुरुआत हुई वो कब शुरू हुई? मैं इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, इसकी शुरुआत हुई 22 अप्रैल 2025 को। 22 अप्रैल 2025 को उस जहर का बीज पहलगांव में बोया गया, जिसमें हमारे 26 सैलानी जो देश के विभिन्न राज्यों से वहां अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ
भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ सैर सपाटा करने गए थे, कश्मीर को देखने गए थे, उनके खिलाफ एक हत्याकांड किया गया जिसमें हमारे 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, जिनमें एक हमारा नेपाली भाई भी शामिल है। जब इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, जो पहले रिपोर्ट आई थी कि इसमें 4 आतंकवादी थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे और 2 जो हिंदुस्तान के बाशिंदे थे, जिन्होंने आतंकवाद का साथ पकड़ लिया है और उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मेरा पहला प्रश्न है कि आज तक वो 4 आतंकवादी ना पकड़े गए, ना उनका एनकाउंटर हुआ, ना हमें किसी प्रकार की सूचना है कि वो आए कैसे और गए कैसे। और तकरीबन आज 16 तारीख है, तो 3 हफ्ते से ज्यादा हत्याकांड को हो गए हैं 22 अप्रैल के बाद, लेकिन आज तक उनका पता नहीं है। दूसरा, जब इस हत्याकांड को आतंकवादियों ने ये किया, उसके बाद पूरा देश में एक आक्रोश पैदा हुआ और हमेशा होगा, क्योंकि पुलवामा के बाद जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, वो हमारे सैनिकों के खिलाफ हुआ था, लेकिन ये हत्याकांड देश के आम नागरिकों के साथ हुआ था। तो देश के पूरे नागरिक भड़क गए और वो चाहते थे कि इस आतंकवाद को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। और भारत सरकार का जो भी एक्शन उन्होंने लेना था, उसके साथ ना सिर्फ सरकार बल्कि सभी विपक्ष की पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां और देश की हर जाति और धर्म का आदमी सरकार के साथ खड़ा था। मतलब हमने पूरे देश की ताकत इस ऑपरेशन सिंदूर के पीछे हमारी देश की ताकत लगी थी। और यहाँ पे आपको याद होगा कि जब 22 अप्रैल को उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया, तो उन्होंने धर्म पूछ के मारा। मतलब जो मैंने पहले कहा था कि देश को जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटा जाए, वो उनका उद्देश्य था। और इस उद्देश्य के साथ उनकी यह उम्मीद थी कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में एक तनाव पैदा होगा, एक बड़ी खाई पैदा होगी और देश, पूरे भारतवर्ष में कुछ दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने कई वीडियो देखे हैं, कई लोगों के इंटरव्यू सुने हैं। एक आम कश्मीरी नागरिक ने यही कहा कि उन्हें बहुत दुख है, उन्हें बहुत इस तरीके से इस हत्याकांड से उन्हें घृणा हो रही है कि एक आम कश्मीरी का नाम बदनाम किया जा रहा है। अब पूरे कश्मीरी मुस्लिम भारत के साथ एक आवाज में आवाज उठा रहे थे कि इस आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी पता है कि जो कश्मीर में अभी एक यूनियन टेरिटरी है, वहां की लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, वो मुख्यमंत्री के पास नहीं है, वो राज्यपाल के पास। बिल्कुल। और उस समय भी जो नहीं हुआ, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब ये पूरे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आवाज उठा रहे थे, तो ये जो उनका नैरेटिव था कि भारत में दंगे फसाद करवाएंगे, ये नैरेटिव इमीडिएटली खत्म कर दिया गया। और जब ये नैरेटिव खत्म हो गया और पूरा देश सरकार के साथ था, तब 7 तारीख को, 6 और 7 की रात को ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया गया। और पहली रात को हमने 31 में से 9 आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमला किया गया। और ये आतंकवादी कैंप वो थे
जहां पे सिर्फ पहलगाम नहीं, 2008 26/11 मुंबई से लेके पहलगाम तक, इसमें पठानकोट, नगरोटा, उधमपुर, उरी, पुलवामा, सभी आतंकी हमले शामिल हैं। उनको ध्वस्त किया गया। उसके बाद हमारा एम ये नहीं था कि हम पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान की सेना से लड़ाई करें, हमारा आतंकवाद से। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे सैनिक ठिकानों पे हमला किया, पहले ड्रोन से, उसके बाद फिर उनके मिसाइल से, प्रोजेक्टाइल से, उसके बाद हमने भी जवाब दिया। दूसरा इससे अटैच क्वेश्चन आता है कि जो भी 22 अप्रैल की घटना हुई, वो क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, हमसे कहां चूक हुई, हमारी इंटेलिजेंस में कहां कमजोरी रही, ये प्रश्न है और देश का आम नागरिक इनको जानना चाहता है। दूसरा, एकदम से 10 तारीख को, 9 तारीख को हमने कहा हम सिंदूर आगे बढ़ता रहेगा, ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन 10 तारीख को एकदम से 3:35 में ट्रंप साहब घोषणा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद जो भी घटनाक्रम है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि एक प्रकार से रिपीटिशन होगा। जी बिल्कुल। एक बात यह सिद्ध हो गई है कि अमेरिका ने हमेशा 1863 से, जब उनका अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था इन 1863, उसके बाद से अमेरिका ने अपनी धरती में कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। कभी नहीं। अमेरिका ने हर कॉन्टिनेंट में लड़ाई रखी है, लड़ाई करी है या लड़ाई करवाई है। उसके बहुत सारे कारण हैं और वो उन कारण में सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमी। क्योंकि जहां लड़ाई दो देश के बीच में होगी, अमेरिका के हथियार बिकते रहेंगे, यूरोप के हथियार बिकते रहेंगे। हथियार से मतलब मेरा एक पिस्टल या राइफल से नहीं है, एक पिस्टल से लेके एक हवाई जहाज, सैटेलाइट, मैं पूरे को कह रहा हूं। तो ये एक चीज है जिसको हमें रखना है। और ट्रंप का आप बैकग्राउंड देखिए, ही इज द बिजनेसमैन, थरोली बिजनेसमैन। और उसी ट्रंप ने जब पहले राष्ट्रपति बना था, उसके पहले उसने कहा था कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान हाउसेस टेररिस्ट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप देखिए, ओसामा बिन लादेन कहां था, पाकिस्तान में, अमेरिका ने उसको मारा। उसके बाद मसूद अजहर कहां है, पाकिस्तान में। दाऊद इब्राहिम कहां है, पाकिस्तान में। सईद कहां पर है, पाकिस्तान में। दूसरा, जो ट्रंप पहले पाकिस्तान को टेरर स्टेट कह रहा था, जो उसने कहा था पहले, ट्रंप के पहले, लेकिन क्या आज तक भारत ने पाकिस्तान को अपनी संसद में विधेयक पास करके, क्या पाकिस्तान को हमने एक टेररिस्ट स्टेट घोषित किया है? क्यों नहीं किया है? जब हमें तकलीफ दे रहा है वो देश, तब हमें किस प्रकार की एक चिंता है कि हम उसको टेररिस्ट स्टेट नहीं घोषित कर सकते। और शायद सिंदूर और सिंदूर के बाद ये जो टेम्परेरी सीज फायर है, भगवान करे ये लॉन्ग लास्टिंग सीज फायर हो, क्योंकि लड़ाई से किसी भी देश की उन्नति नहीं होती। कोई देश नहीं चाहता कि लड़ाई हो, लेकिन अगर हमको लड़ाई ना हो, इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है, तो हमें मजबूत होना पड़ेगा अपने बल पर। और पहला स्टेप इस समय ये होगा कि संसद में आज की सरकार पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करे। उसके बाद जो भी देश भारत के साथ खड़े हैं, वो भी शायद भारत की इस एक्शन को से सहमति जताएं। बहुत से देश हैं जो सहमति नहीं जताएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। हमने शुरुआत करनी है। हम दूसरों को क्यों बोले कि आप ये करिए, आप करिए, हमें करनी। अगर हमने आज तक घोषित नहीं किया, और ट्रंप का जो बैकग्राउंड एक बिजनेसमैन का है, और उसको ये भी पता है कि अमेरिका की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी के सामने आज डाउन है। जी जब बिल्कुल। ब्रिक्स हुआ, तब ब्रिक्स ने कहा था कि हम अपनी करेंसी चलाएंगे। ट्रंप ने धमकी दी। सबसे पहला जो स्टेप पीछे लिया भारत ने लिया, हम ब्रिक्स के उसके खिलाफ कुछ हमने नहीं बोला। अगर एक व्यापारी अपने देश के लिए, अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, चाहे हमास इजराइल का हो, चाहे भारत पाकिस्तान का, ट्रंप हमेशा चौधरी बन के वहां बैठे हैं। लेकिन जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ साफ व्हाइट हाउस में मना कर दिया। बिल्कुल कर अभी दिया वो सर। सीरिया से बोल रहे हैं कि आप इजराइल से मिल जाइए, और ट्रंप पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मैं व्यापार नहीं करूंगा भारत और पाकिस्तान से। मतलब एक प्रकार का वो धमकी है, और उनका एम है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को वो हमेशा लगातार जारी रखेंगे, ताकि उनके हथियार भारत भी खरीदे और पाकिस्तान भी खरीदे, और उनको फायदा होते रहे। क्योंकि यूरोप अभी अमेरिका के साथ नहीं है, और ट्रंप ये भी चाहते हैं कि जो नाटो है, इस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से कमजोर किया जाए। उनकी पूरी नजदीकी अब चाइना के साथ होगी, क्योंकि चाइना ने जब लाल आंखें दिखाई जी ट्रंप को कि आप टैरिफ इंक्रीज करेंगे तो हम भी इंक्रीज करेंगे, जी और आप चाइना के वैश्विक मार्केट के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो हम उससे तगड़ी कार्रवाई करेंगे। जी जब उसने ताकत से बोला, तो अभी क्या हुआ? अमेरिका ने भी टैरिफ कम कर दिया, और चाइना ने भी टैरिफ कम कर दिया, क्योंकि चाइना स्टैंडिंग एट ए प्लेटफॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। जब तक भारत उस हायर प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, हमको ट्रंप या कोई भी सरकार वो अपने टर्म्स हमेशा डिक्टेट कर सकेंगे और जी करते रहेंगे। जी इसीलिए हमें सबसे पहले पाकिस्तान को संसद में टेररिस्ट स्टेट घोषित करके, इसमें समय लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, बट एक बिगिनिंग हैज टू बी मेड। जी ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी ट्रंप ने ना सिर्फ अमेरिका में, उसने सऊदी अरेबिया में कहा, उसने एयरफोर्स वन एयरक्राफ्ट में फॉक्स को इंटरव्यू दिया, और दिया। उसने अभी कतार में जाके बोला, और अभी मुकेश अंबानी जी कल ही मिले हैं उनसे, मिले हैं तो ट्रंप से। व्यापार तो हो ही रहा है सर। तो व्यापार, मनी। व्यापार। अगर आप देश की सुरक्षा को मनी आपको के, सर याद है, आपको सर याद है क्या, प्रधानमंत्री बनने के से पहले, जबकि वो उम्मीदवार घोषित हो चुके थे, वो बड़ा उनका एक बहुत ही विवादास्पद चर्चित बयान है कि इस देश की सरहद पर एक सैनिक जितना साहस दिखाता है, उससे बड़ा साहस जो है देश का व्यापारी दिखाता है। बिल्कुल मैं इसको कोट करने वाला था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से एक सैनिक अपनी सीमा पे लड़ता है, उसी प्रकार भारत का एक व्यापारी भी वही संघर्ष कर रहा है जो एक सैनिक कर रहा है। दूसरा उन्होंने कहा था, एक और कुछ व्यापारी बैठे थे कि हमारे मेहुल भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेहुल चौकसी, जो देश छोड़ के भाग गया, वो भी एक व्यापारी है। मतलब व्यापार से एक प्यार है, वो आज भारत को भी है, अमेरिका को भी है। अब नहीं, जब व्यापार से अगर प्यार होना भी चाहिए। देखिए आर्थिक अर्थतंत्र अगर सशक्त है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, जो सबको चुभ रहा है वो ये है कि व्यापार कुछ ही लोग कर रहे हैं और कुछ ही लोगों की जेबें भरी जा रही है। करेक्ट अगर करेक्ट अगर अगर एक सामूहिक मतलब पूरे देश में अलग अलग
मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेके अगर हर चीज प्रोस्पर कर रही होती तो व्यापार तो बहुत जरूरी है। अगर आप चीन ने किसी भी मिसाइल छोड़ी अब तक, हालांकि बहुत बड़ी आर्मी है उसकी, आप तो ज्यादा जानेंगे उसके बारे में, है ना, लेकिन चीन आर्मी का इस्तेमाल दिखाने के लिए करता है, अपनी जो डिफेंस की ताकत है उसका एक शोकेसिंग जरूर करता है वो, लेकिन इसका इस्तेमाल हमने कहीं करते हुए चीन को देखा नहीं है। चीन बिल्कुल। अगर मसल फ्लेक्सिंग करता है तो वो अपनी इकोनॉमी की करता है, अपने अर्थतंत्र की करता है, और पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट जो है अभी वो दबा के बैठा हुआ है वो देश अपने अर्थतंत्र की ताकत पे। तो अर्थतंत्र का महत्व बहुत है, लेकिन हम उसमें सशक्त होने की बजाय हम कुछ जो गिने चुने लोग हैं उन्हीं के हवाले हर चीज कर रहे हैं, और उन्हीं के इंटरेस्ट अगर हम सर्व कर रहे हैं बतौर कंट्री, तो फिर वो तो कैसे सर अर्थतंत्र हमारा ठीक होगा सर, ये समझ में नहीं आता है। देखो मयूर भाई, देश की जो शक्ति होती है, एक आर्थिक शक्ति, एक सैन्य शक्ति, एक उसकी लोगों की शक्ति, और चौथा भौगोलिक शक्ति मतलब स्ट्रैटेजिक डेप्थ। ये चारों में भौगोलिक स्थिति वही रहेगी, हमारे पास वो ताकत हमेशा थी और हमेशा रहेगी। देश की जनसंख्या हमारी अभी विश्व में सबसे ज्यादा है और वो हमेशा रहेगी, वो भी शक्ति हमारे पास है। और इस शक्ति में एक नया फैक्टर ऐड हुआ है कि आज भारत विश्व का सबसे यंग देश है, जबकि चीन, जापान ये वृद्ध देश हो रहे हैं। ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। तीसरा है आर्थिक शक्ति। सैन्य शक्ति के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। आर्थिक शक्ति देश के हर नागरिक के द्वारा ही हो सकती है। अगर देश की 65% संपत्ति भारत के 8-10% लोगों के पास होगी तो वो देश की आर्थिक स्थिति इंप्रूव हो ही नहीं सकती। दूसरा, आर्थिक स्थिति जो 2010 में थी, भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था जी, वो 2024 में 55 लाख करोड़ से बढ़कर करीब 205 लाख करोड़ हो गया है। मतलब पिछले 14 साल में ये कर्ज 3 गुना 4 गुना बढ़ गया है। मतलब हर हिंदुस्तानी के ऊपर आज करीब 40,000 रुपए का कर्ज है। तो क्या हम आर्थिक स्थिति से मजबूत है? हमारी शक्ति जो पहले थी उससे आर्थिक शक्ति हमारी कम हुई है। जैसा आपने कहा, जब तक हमारे देश में एक छोटा व्यापारी, चाहे वो एक रेडी में सब्जी बेच रहा हो, जब वो अपना काम करेगा और उसको पूरी प्रोत्साहन मिलेगा सरकार की तरफ से, एक छोटा मैन्युफैक्चरर, चाहे वो बटन बनाए, चाहे सुई बनाए, चाहे कोई चीज बनाए, हमको इस तरीके से अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करने पड़ेगा जिसमें हर भारतवासी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है जी। जब तक ऐसा नहीं होगा, इसीलिए आम आदमी हमेशा एक नौकर के माफिक इन 65% जो उद्योगपति हैं, जिनके पास 65% भारत की संपत्ति है और ये 10-12% लोग हैं, आम आदमी हमेशा उनकी गुलामी करेगा। अगर भारत इतना आर्थिक स्थिति से मजबूत होता तो आज 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त का अनाज क्यों देना पड़ता? क्या मैं और आप मुफ्त का अनाज खाएंगे? या मैं चाहूंगा मयूर भाई मुझे ये चावल पसंद नहीं है, मैं तो ये वाला चावल खाना चाहता हूं। मेरे पास सरकार को ये जिम्मेदारी है कि वो अपने हर नागरिक की जो उसकी मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करें ना। ये जो आर्थिक शक्ति है, जब तक हम इंप्रूव नहीं करेंगे हमें तकलीफ होती ही रहेगी।
और हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। अब चाइना को देख लीजिए, आज भारत और चाइना का व्यापार इतना बढ़ गया है, और शायद चाइना भी ये जानता है कि जब तक हमारा एक्सपोर्ट हिंदुस्तान में होता रहेगा, उसकी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए उसने गलवान भी कर दिया, हम शांत बैठे रहे। अच्छा सर, एक उसने चीज समझ, आप जी आपसे, क्योंकि आपने आप बात हो रही तो बहुत सारे सवाल पूछने के मन में लालच होती है। ये बताइए सर, ये गलवान से लेके ये जो पूरा इलाका, ये कुछ लोग अलग अलग किलोमीटर का एरिया बताते हैं सर, बताया तो ये भी जाता है चाइना ने तो उसके वीडियोस भी डाले थे, उन्होंने बहुत सारे देखे कि 2 नई काउंटी उन्होंने अपने हमारी जमीन पे बना दी है। जी तो सर वहां हम लोग मतलब ना ना स्वीकार कर रहे हैं ना कुछ, ना, और वो हम मतलब क्या वो दे दी जमीन हमने, तो ये किस तरह की बात है ये समझ में नहीं आ रहा सर। मतलब वो जमीन हमने दान कर दी वहां अक्साई चीन से लेके हर जगह पे, यहाँ हम कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ये समझ देशवासियों की समझ से बाहर है ये, कि चाइना का नाम लेने से जो है हमारी सरकार डरती है। शब्द मतलब वो चाइना शब्द नहीं निकलता, हालांकि बाकी बहुत सारा हंगामा हो रहा है हमारे जमीन को हड़पने को लेकर। सर सेना, आप तो भी निवृत्त हैं, लेकिन आप बहुत लंबा अरसा सेना का हिस्सा रहे। हमारी सेना के जवान अफसर इसको कैसे देखते होंगे, क्या महसूस करते होंगे जब हमारी सरकार का ये रवैया है? और मुझे बिल्कुल यकीन है कि हमारी सेना का तो खून खोल रहा होगा कि ये हम देख रहे हैं और हमारे सामने ही हो रहा है। देखिए, मैं एक पूर्व सैनिक हूं और मुझे गर्व है कि मैंने भारतीय सेना में काम किया है। ये मेरा सौभाग्य था। जी जब मैं दुखी हूं, मैं प्रदीप यदु, ब्रिगेडियर प्रदीप यदु के नाम से दुखी नहीं हूं, मैं एक पूर्व सैनिक के हैसियत से दुखी हूं। और मेरे जैसे लाखों पूर्व सैनिक हैं जो इस बात से आहत हैं, क्योंकि जो गलवान में हुआ, जो आपने काउंटी की बात करी, काउंटी मतलब तहसील, तहसील। उन्होंने 2 अपने हेडक्वार्टर स्थापित कर दिए हैं। उन्होंने डोकलाम में, अक्साई चिन में, अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने हमारी सीमा के अंदर अपने विलेजेस बना लिए हैं। और हम एक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाए। हमने डोकलाम में लिया था, उसके बाद जो सबसे बड़ा एक्शन भारत ने लिया था चाइना के खिलाफ, वो 1967 में नाथुला में लिया था। जब वो 4 दिन की लड़ाई में हमने चीनियों को नाथुला से बुरी तरीके से परास्त करके वापस भेजा था, और ये हुआ था 1962 के 5 साल के बाद। जी उस समय अगर हम चाइना को उस तरीके का जवाब दे सकते हैं, तो जो आपने प्रश्न पूछा है बिल्कुल वाजिब है। क्योंकि आज हम उतने मजबूत नहीं हैं कि हम चाइना को, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि लाल आंखें दिखानी चाहिए, तो क्यों नहीं दिखाई जा रही? कौन जिम्मेदार? जो एक सैनिक होता है, जब वो वर्दी पहनता है, तो वो उसके संविधान में जो एक आम नागरिक को अधिकार दिए गए हैं, वो उससे छीन लिए जाते हैं। छीन लिए जाते हैं मतलब उनको अधिकार नहीं होता कि वो अपनी बात खुले रूप से कह सके, मीडिया से बात जी कर सके, या जी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात कर सके। और ये सही है, क्योंकि सेना की बात सेना तक ही रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। इसीलिए बहुत सारे इवन सर्विंग सोल्जर्स हैं। ये नहीं कि मैं रिटायर हो गया हूं तो मेरे जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं या जेसीओ हैं, हमारे बहादुर जवान हैं, उनसे मेरा मेल मिलाप नहीं होता है। होता है। अब वो भी यही कहते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। अगर जी 100% ना कहते हो तो 70% तो कहते हैं, क्योंकि फौजी के लिए उसका मान सम्मान सबसे बड़ा होता है।
एक फौजी के लिए नाम, नमक, निशान। नाम जी उसकी यूनिट का, जी उसके देश का, जी नमक भारत का, निशान तिरंगे का और अपनी यूनिट के फ्लैग का। जी तो जी ये जब हम देखते हैं कि पूरा विश्व बोल रहा है कि चाइना ने 4000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन भारत जी की अपने कब्जे में कर ली है। जी 1962 में हम अक्साई चिन हारे थे, जी अब लड़के हारे थे। जी और वो स्वतंत्रता के सिर्फ 12 साल के बाद, 14 साल के बाद वो लड़ाई हुई थी, जब भारत एक बच्चा था, एक पैदा स्वतंत्रता के बाद बड़ा हो रहा था। जी लेकिन हमने टक्कर दी। लेकिन आज जो हमारी जमीन है, हमारी सीमा की जमीन, वो क्या हमने दान कर दी है? अगर दान कर दी तो साफ साफ देश को बताएं कि हाँ हमने दे दी है, क्योंकि उस जी जमीन से हमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन जी उस जमीन से चाइना को बहुत फायदा है। उस जी जमीन बिल्कुल। पीओकी से चाइना को बहुत फायदा है कि वहां से काराकोरम हाईवे भी जा रहा है, और ग्वादर से चीन तक जो सी पैक बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी इनके थ्रू जा रहा है। तो बिल्कुल सर। चीन को जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और एक आपने प्रश्न पूछा था सैन्य शक्ति का, आर्थिक शक्ति की। मैंने जितनी, मैं कोई अर्थशास्त्री तो हूं नहीं, लेकिन जो जी पढ़ता हूं, सुनता हूं, विश्व को, प्रेस को देखता हूं, पढ़ता हूं, तो उसके हिसाब से मैं ये सोचता हूं कि हम किस तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हम्म। दूसरा सैन्य शक्ति, मैं जी आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं एक पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं। जी 2014 में डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, वो मेजर जनरल बीसी खंडूरी। हम्म। बीसी खंडूरी कौन थे? जो अटल बिहारी वाजपेयी की मंत्रिमंडल में मंत्री थे, सड़क परिवहन मंत्री, जिन्होंने जी क्वाड्रेंगल रोड बनाई थी। उसके बाद वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। जी जब उनको आज की सरकार, पहले टर्म में मोदी जी ने उनको डिफेंस स्टडीइंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, तब उन्होंने अपनी इस कमेटी की रिपोर्ट संसद में रखी, और उस रिपोर्ट में लिखा था कि भारतीय सेना के पास आज जो भी अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, गोला बारूद जो भी हैं, वो 68% ऑब्सलीट हैं, मतलब वो पुराने हो गए। सिर्फ 8% मॉडर्न है, और बाकी 24% कंटेम्परेरी है। उसके बाद क्या हुआ? 2015 में बीसी खंडूरी को उस पद से हटा दिया गया, और यह कह के हटा दिया गया कि बीसी खंडूरी की उम्र बहुत हो गई है। और उसकी जगह किसको डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया? कलराज मिश्रा। उस समय उनकी उम्र 78 साल की थी। बीसी खंडूरी ने देश को बताया कि हमारी ये कमियां हैं, इसको पूरी करिए। अगर मान लीजिए मयूर भाई, आप मेरी कोई कमी बता रहे हैं, तो आप तो मेरे दोस्त हुए ना, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो कमियां आगे चल के मुझे कोई नुकसान पहुंचाए। तो जो आपकी कमियां बताती है वो आपका शुभचिंतक है। लेकिन आम आदमी कोई भी ऐसा सोचता नहीं है, गलत है ये। जब बीसी खंडूरी ने बोला कि हमारी ये कमियां हैं, तब उन कमियों को क्यों नहीं दूर किया गया? और उसको 10 साल पहले की रिपोर्ट थी है। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। दूसरा, भारतीय वायुसेना ने 126 रफेल की मांग करी थी, मतलब 7 स्क्वाड्रन चाहिए थे, हर स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट के हिसाब से। हमने सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट खरीदे। लेकिन उसमें जो आर्थिक मामला है उसके विषय में मैं नहीं कहूंगा कि मैं उसमें उसमें आपको नहीं पूरी बोलूंगा। दुनिया को पता है। जी लेकिन वो 36 रफेल में हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमें नहीं पता। और अभी शायद 24 या 26 रफेल 2028 या 29 तक और आएंगे। सर, आज एक भारतीय, एक सवाल टेक्निकल है, हम सबके मन में है। अगर आप जिस अब आप हैं तो आपसे पूछ लेते हैं। जी बीच में हम पढ़ रहे थे कि ये
जो रफाल है या किसी कोई भी प्लेन होता है, जैसे F-16 है अमेरिका का, ये लोग प्लेन बेचते हैं लेकिन वो उसका सोर्स कोड नहीं देते। ये इसका क्या महत्व होता है, और अगर वो नहीं मिलता है तो उससे जो डिसएडवांटेज है वो हमारा क्या होता है? ओके। ये अगर दर्शकों को बता दें जरा, जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं सवाल है ये। आपको एक लेमैन के उदाहरण के रूप में बताता हूँ। आज मयूर जानी और प्रदीप यादव बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब इस मशीन का हर कल पुर्जा सही तरीके से काम कर रहा है। हम जी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। जी कल को मेरा पैर कट जाए तो शरीर मेरा वही है लेकिन पैर नहीं है। कल को मेरे दिमाग से कोई चीज हटा ली जाए तो मेरी सोचने की शक्ति कम हो जाएगी। जो राफेल एक एयरक्राफ्ट है वो एक ढांचा नहीं है, वो ढांचे के अलावा उसमें जो अस्त्र शस्त्र कैरी किए जाते हैं और उसमें जो हमारे ऑफेंसिव और डिफेंसिव टेक्नोलॉजी है, उसके हर इक्विपमेंट की जरूरत होती है। जब बिल्कुल। तक वो इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, अगर राफेल को ये नहीं पता लगेगा कि उसके पीछे कोई मिसाइल आ रही है या दुश्मन का एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो राफेल क्या करेगा? क्या ये टेक्नोलॉजी राफेल का जो कॉकपिट है, राफेल का जो भी इंग्रेडिएंट्स है, क्या उसमें ये शामिल है कि नहीं है? ये हमें नहीं पता। सरकार ने ये कहा था कि हमने ये राफेल इतने महंगे इसीलिए खरीदे हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। उसमें कॉस्ट बढ़ गई मतलब हर किस्म का जो सर्वेलेंस, काउंटर सर्वेलेंस, ऑफेंसिव ऑब्लिक डिफेंसिव, जो भी पैरामीटर्स उस विमान में होने चाहिए, हमें उम्मीद थी कि सब कुछ होंगे। अब हमें नहीं पता है कि नहीं है। इसीलिए कोई भी एयरक्राफ्ट की जब तक टेक्नोलॉजी नो हाउ हमारे पास नहीं होगी, हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। अभी आपने पहला देखा होगा कि ट्रंप ने क्या बोला था कि हमारे भारत F-35 खरीदे, हाँ, जिसको और इलोन मस्क ने ट्रैश कहा था कचरा है ये। मस्क ने कहा करेक्ट, था एलन मस्क ने F-35 को ट्रैश कहा ट्रैश क्योंकि कहा। वो बंदा एलन मस्क स्पेस एक्स का है। उसने, अभी आपने देखा होगा, व्हाट इज दैट एस्ट्रोनॉट हमारी जिनको नीचे लाया है, व्हाट्स द नेम? सुनीता विलियम्स को जी। हाँ हाँ, सुनीता विलियम्स। तो ही इज एन एक्सपर्ट। जब वो F-35 को ट्रैश कह रहा है और अमेरिकन सरकार के अनुसार F-35 as 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट which is apparently better than Rafale. If it is better than Rafale, but Elon Musk is calling it trash, तो डायकोटोमी हो गई है, प्रोज एंड कॉन्स हो गए हैं। द फैक्ट इज कि हमको जो भी एयरक्राफ्ट, दूसरा, आज हम सिर्फ राफेल की बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने हमेशा अपने एयरफोर्स को अपग्रेड करते रहा। पहले हमारे पास MiG-21 थे, MiG-25 आए, MiG-29 आए, जैगुआर्स आए, मिराज आए, सुखोई आए, Su-30 आए, अभी रफाल आए। मतलब जो भी उस परिस्थिति में हमारे देश विश्व में जो अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट थे हमारे पास आते रहे। ये नहीं कि हमारे पास कुछ आता नहीं रहा, लेकिन आज हम 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं और वो एयरक्राफ्ट 2035 तक बन के आएगा। और आज चाइना और अमेरिका 7th 8th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या, बता रहे बताइए अब सर। आप बताइए, चाइना ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा अभी अमेरिका को, जब ये टैरिफ और ट्रेड वॉर वगैरह हो रहा था, कि डोंट मेस विद चाइना, वी हैव गॉट टेक्नोलॉजी। सर वो तो और गजब है सर। मैं 2-3 वीडियोस दिखा चुका हूं हमारे दर्शकों को, जो उनकी वो कंपनी है, वो मैं तो वो देख के ही अचंभित हूं मैं। वो BYD करके उनकी जो कंपनी है, कार बनाती है सर। हम्म, सर वो कुछ 30 मिनट के लिए भी
पानी अगर आप जलभराव हो जाए, फ्लड आ जाए, कुछ हो या पानी से निकलना हो आपको, सर वो कार से आप निकल सकते हैं सर, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हाँ हाँ, पानी में बिल्कुल कार, बिल्कुल। वो सर तैरती है वो कार, चलती है वो कार। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे ऐसे इनोवेशन वहां पे हो रहे हैं। वहां पे वो जो उनका साइबर सिटी है, उसका नाम भूल गया मैं, उसके मैं दृश्य देख रहा था। मैं सर, मेरी ये खुशकिस्मती रही है कि मैं जापान का दौरा भी मैं कर पाया हूँ। मैं वहां स्टेट गेस्ट के तौर पे मैं गया था। सर इन देशों में सर हम उस ट्रैक पर भी नहीं है। वेरी सॉरी टू से दिस। होता है ना कि चलिए एक शताब्दी की एक ट्रैक है, तो उसके पीछे पीछे हम भी हैं उसी ट्रैक पे, तो कहीं उसी गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे, ये मन में भरोसा रहता है। सर हमारा वो ट्रैक ही नहीं है। हम पता नहीं उसके अगल बगल या बहुत दूर के छठे आठवें 10वें ट्रैक पे कहीं चल रहे हैं सर। तो वो जहां है वहां हम पता नहीं कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, हमको समझ में नहीं आता सर। मैं देख के हैरान था। 342 या 40 किलोमीटर की स्पीड पे बुलेट ट्रेन में मैं बैठा हुआ हूँ सर। और मेरे साथ जो एस्कॉर्ट थे सरकार की ओर से, जो इंटरप्रेटर वगैरह सब थे, तो उन्होंने वो दिखा दिया मुझे, वो पानी का ग्लास भर के रख दिया विंडो पे, पूरा एकदम छलोछल पानी से भरा हुआ। और सर ट्रेन चल रही है 340 की स्पीड से सर, पता ही नहीं चल रहा है कि ट्रेन चल रही है। चल रही है। पता ही नहीं चल रहा है। अगर आप बाहर नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है। जी। और मैंने मतलब वो अलग है देश, ये सब लोग कुछ अलग ही कर रहे हैं। क्योंकि वहां वो हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है सर, वहां किसी और चीज की तकलीफ नहीं है। वहां उनको एज ए कंट्री आगे बढ़ना है, और वो गजब की तरक्की कर रहे हैं। और बड़ा दुख होता है ये देख के कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम नहीं कर पा रहे, हकीकत है ये। तो एज ए सिविलियन, आप तो सेना निवृत्त हैं, हम तो सिविलियन लोग हैं, तकलीफ बड़ी होती है सर ये देख के। माफ कीजिएगा मैंने रोका, लेकिन मुझे याद आया तो ये व्यथा मैंने भी अपनी सबको बता दी अभी। जो आप कह रहे हो मैं आपसे सहमत हूं कि अगर जापान और चाइना या इजराइल या फ्रांस, जर्मनी अगर इतने टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं बढ़ रहे। अब आप देखिए, भारतीय विदेश में जाके उनका जो योगदान रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर इज जी फिनोमिनल। बिल्कुल। लेकिन वो सुविधाएं शायद उन्हें भारत में नहीं मिली। और दूसरा, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे देश में नौकरशाही है, जब तक इस नौकरशाही को ठीक नहीं किया जाएगा, इस नौकरशाही के ऊपर जमी हुई जंग को जब तक नहीं खुरच खुरच के निकाला जाएगा, और जब तक पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे देश में इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे हो रही है, क्या उसका रोड मैप है, हु आर द स्टेक होल्डर्स, व्हाट आर द वेरियस टाइमलाइंस, कब तक ये हमको तैयार चाहिए, जब तक इस तरीके की ओवरहॉलिंग नहीं होगी, हम हमेशा इसी बात के ऊपर अपने आप को दोष देते रहेंगे। अब जैसा आपने कहा कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कमी आप में और मुझ में हो। जी देखिए, देश के मालिक आप और मैं हैं। ये देश के मालिक 140 करोड़ देशवासी हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टी या किसी प्रधानमंत्री या गवर्नर या प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर का देश नहीं है, ये हमारा बिल्कुल देश है। बिल्कुल। इसीलिए हमने आवाज उठानी है कि हम देश को कहां पहुंचाना चाहते हैं। हम्म। और 100 में से 99% भारतीय बोलेंगे हम देश को जल्दी से जल्दी उस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं जहां आज चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे दूसरी एडवांस कंट्रीज हो, हम वहां पहुंचना चाहते हैं। और ये हो सकता है जब हम एक इस तरीके की शुरुआत करें, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, विद एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर जी सर। आपने मुझे टास्क दिया है कि ये टास्क आपने मान लीजिए
30 मई 2025 तक को कंप्लीट करना है, और अगर मैं नहीं किया है तो यू शुड टेक मी योर टास्क। वेरी ट्रू आई सर। शुड बी मॉनिटर्ड कि आपकी क्या प्रोग्रेस है, आप बताइए, पूरे देश को बताइए कि इसको, ये बंदे को काम दिया था उसने नहीं किया है। जी ये बहुत जरूरी है, ये मैं इस विषय में जरूर कहना चाहता था। जी जी। हमारे एक दर्शक ने मुझे ठीक से टोका है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और उस गुस्ताखी के लिए उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। हमारे एक दर्शक है, ये मुझे इस चीज की बड़ा आनंद है कि हमारे दर्शक परिवार के लोग बड़े मैच्योर से, और मेरी गलती आज है जो मैंने की है, और इन्होंने टोका है मुझे। ये जैन साहब कह रहे हैं कि गेस्ट के सामने चाय की चुस्कियां लेना ठीक नहीं लगता, वो भी जब गेस्ट का एक ऊंचा डेकोरम हो। आपकी बात जैन साहब बिल्कुल सही है, और मेरी गलती है। मैं कान पकड़ के ब्रिगेडियर साहब से और आप सबसे माफी मांगता हूं कि मुझे नहीं नहीं नहीं, आधे घंटे के बाद चाय पीनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ब्रिगेडियर साहब नहीं पी रहे और मैं पी रहा हूं, तो ये गलत बात है। आपने सही टोका मुझे, और ऐसा इस तरह से टोकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं जैन साहब। जैन साहब, ऐसा आप कृपया इसको सीरियसली ना नहीं, लें। सही कहा उन्होंने। जी जी, ये मुझे ख्याल रखना चाहिए था, और पता उनका नहीं। ऑब्जर्वेशन को, जैन साहब आपको सलूट। मैं भी जरूर करता हूँ, और बहुत सही बात कही उन्होंने। ये कर्टसी और डिसेंसी वाली बात है, मुझसे कैसे चूक हो गई, अब हो गई, पर आपने सही टोका, तो आपका जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये ऐसे दर्शक का होना भी बड़ा अच्छा लगता है सर, नहीं नहीं, परिवार में, बिल्कुल। है ना, अब कि जैसे मयूर, आपकी अगर आप इजाजत है तो एक चीज बोलूं मैं जैन साहब के ऊपर। जी जैन जी। साहब देखिए, मेरा भी चाय का कप था मेरे सामने, लेकिन मैंने उसको अलग रखा था। और नहीं तो वो जो डिसेंसी है, डेकोरम है बातचीत का, अगर हम दोनों साथ में चाय पी रहे होते तो फिर अलग बात थी, लेकिन मैं अकेला पी रहा था, और यदु साहब जो है वो सिर्फ बात कर रहे, तो वो मेरी गलती है, नहीं तो नहीं नहीं, मैं कोई बात। आपकी माफी मांगता हूं। तो सर, बातें तो देखिए बहुत सारी वैसे आपसे लगातार करती रहनी है। हमको अग्निवीर के बारे में बात करनी है, हमको जो सेना में भर्ती रोक दी गई है या तो हो नहीं रही है उस पर भी बात करनी है। आपसे समझना है कि वो जनरल बख्शी जो बहुत चिल्लाते हैं, वो वो पहले तो सरकार की वाहवाही में लगे थे, अब तो कुछ समझ से कह रहे हैं कि ये बहुत गलत है, और वन रैंक वन पेंशन वाले मामले में क्या हो रहा है उस पर भी हमें आपसे बहुत कुछ समझना है। पर मेरे ख्याल से आज 1 घंटा हमने बातचीत की है सर, तो आज बिल्कुल बिल्कुल। हम जी, लोग विराम देंगे। लेकिन हम आपसे बात मैं करते रहेंगे सर, और ये नहीं, सब बिल्कुल, मुद्दों। जब भी आप मयूर उचित समझें, जिस विषय में भी आप बात करना चाहें, और ये जो भी आपने अभी मुद्दे उठाए हैं जो सेना से संबंधित हैं, जो आम लोगों को नहीं पता होते हैं लेकिन उन्हें पता होना चाहिए, इसीलिए जब भी आपको समय हो या उचित समझे, कृपया मुझे कांटेक्ट करिए। हम हर विषय में डिटेल में बात करेंगे, और ये पब्लिक डोमेन में ये बात होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। एक फर्दर आखिरी टू, टिप्पणी मैं आपसे चाहता हूं, हमारे एक दर्शक है, हालांकि मैं भी चाहता था, इस पर थोड़ा अगर आप अपना बता दें कि जिस तरह का वाहियात बयान ये विजय शाह नाम के मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री ने दिया हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, जी हमने बड़ा साफ कहा था कि ये सिर्फ सोफिया कुरैशी जी का अपमान नहीं किया इस मंत्री ने, इसने पूरी सेना का अपमान किया है। हालांकि हाईकोर्ट ने सुओ मोटो दिया, एफआईआर दर्ज करने की बात की, एफआईआर दर्ज भी हुई, लेकिन हम कल रात को देख रहे थे तो बड़ी हल्की फुल्की सी एफआईआर दर्ज हुई है। आपका कोई रिएक्शन हो उस पर, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल मयूर, मैं स्वयं इस विषय में इस कार्यक्रम की समाप्ति के पहले कहना चाहता था, जी ये जो विजय शाह जी मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री है, उसने भरे मंच से जो शब्द कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ किए हैं, वो एक आम जो गली का गुंडा होता है, एक गैंगस्टर होता है, उस भाषा, उन शब्दों का इसने प्रयोग किया है, और इसका संज्ञान हाई कोर्ट जबलपुर ने लिया, और परसों बोला कि इसके खिलाफ एफआईआर करिए। कल रात को
ये एफआईआर परसों रात को 11:27 में एफआईआर हुई थी वो, और वो एफआईआर बिल्कुल हल्की फुल्की थी। जब ये एफआईआर कल हाई कोर्ट जबलपुर में, जब जस्टिस सुब्रमण्यम शायद नाम है, जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बोला ये कैसी एफआईआर लिखी है, विच विल नेवर स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उन्होंने बोला है कि इसको रीराइट करिए, पुनः एफआईआर लिखिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन हाई कोर्ट की नजर के अंदर होगा। उसी समय कल दिस कल्प्रिट विजय शाह, जो अपने आप को मंत्री कहता है, मैं उसको एक देश का गुंडा कहता हूं, वो सुप्रीम कोर्ट गया कि इस एफआईआर को खारिज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया और बोला कि आप वापस जबलपुर हाई कोर्ट जाइए। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ऐसे आदमी को, एक तरफ जहां पे केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरे देश में आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो, भारतीय सेना की आप शौर्य गाथा को लोगों को सुना रहे हो, और दूसरी तरफ आपका वही बेवकूफ मंत्री, क्षमा करिएगा मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मुझे अंदर से बहुत दुख है एक सैनिक होने के नाते, उस मंत्री ने एक भारतीय सेना के सर्विंग ऑफिसर, वो भी एक लेडी ऑफिसर, और क्यों कहा इस आदमी ने, क्योंकि वो महिला ऑफिसर मुस्लिम है। एक तरफ आपकी तिरंगा यात्रा, दूसरी तरफ इनका एजेंडा कि फिर एक तरीके से जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाना। इस बंदे को, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब कोर्ट का डिसीजन आएगा, भारतीय जनता पार्टी इसको कब दल से निकालेगी, लेकिन आप मुख्यमंत्री होने के नाते इस वाहियात मंत्री को फौरन अपने मंत्रिमंडल से बाहर निकालिए। कम से कम आप शुरुआत तो करिए मोहन यादव जी। ये मैं इस विषय में कहना चाहता हूं। पूरा देखिए, जो सेवारत सैनिक हैं वो इस उत्तेजना को ना दर्शा सकें, जैसे क्यों कारण मैंने आपको बताया है, लेकिन ये डिसिप्लिन है। हाँ, वो डिसिप्लिन, और ये एक तरीके की तिरंगा यात्रा एक ढकोसला है, ये मैं कहना चाहता हूं मयूर भाई। बुरा मत मानिएगा, मैंने थोड़े नहीं सर, जो करे हैं, लेकिन मैं आपको रोक नहीं पाया, क्षमा चाहता हूं। नहीं सर, जो है वो कहना ही पड़ेगा, और हम भाषा का संयमित उपयोग करते हैं, लेकिन जो कहना होता है वो तो कहना पड़ता है सर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसमें हमको व्हाई शुड वी से सॉरी टू एनीबॉडी, बिकॉज देश में जो आजकल हो रहा है और जिनको सॉरी कहना चाहिए वो सीना जोरी कर रहे हैं सर। देखिए, गलत को गलत नहीं कहना गलत होता है, लेकिन गलत को गलत कहना गलत नहीं होता। और जब तक हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, ये लोग हमेशा हमें, आम आदमी को अपने पैरों के नीचे रौंदते रहेंगे। इसीलिए गलत के खिलाफ आवाज उठानी हर देशवासी का फर्ज है, ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल 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 सही बात सर। तो आज का कार्यक्रम सर यहीं समाप्त करेंगे। बातचीत आपसे करके बहुत ही आनंद हुआ, और बहुत जानकारी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपने हमारे दर्शकों के समक्ष रखे। मेरे ख्याल से वो काफी वैल्यूएबल हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो भी, उनकी भी कमेंट हम लगातार डिस्प्ले करते हैं, ताकि उनका भी एक पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी कार्यक्रम में बनती रहे। और ऐसे ही जो है हम ब्रिगेडियर साहब से समय समय पर बात करते रहेंगे। जैसे मैंने कहा, बात करने के लिए मुद्दे बहुत हैं, सेना को लेकर ही है। जैसे 1 रैंक 1 पेंशन का क्या है अभी हाल, अगर सेना भर्ती कम हुई है या तो नहीं हो रही है तो उससे क्या असर पड़ रहा है और क्यों। एक अलग से ये भी समझना है आपसे कि वो पहलगाम में जो सिक्योरिटी ग्रिड जो वहां से वो हटाई गई थी, तो वो क्यों और किस कारण से ये होगा। वैसे बहुत सारे सवाल है सर अभी, तो बारी बारी इस पर हम आपसे बात करते रहेंगे। और आप वक्त निकाल के हमारे दर्शकों को आप उनकी जानकारी में वृद्धि आप बिल्कुल कीजिएगा। बिल्कुल मयूर भाई, मैं आपके माध्यम से आपको
और हमारे सभी देशवासियों को और हमारे दर्शकों को मैं अपनी तरफ से जय हिंद करता हूं। आप जय हिंद सब सर। परिवार खुश रहें, प्रसन्न रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। जय हिंद मयूर भाई। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद सर। आपका दिन बहुत शुभ रहे सर, आपके लिए हम शुभकामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये बातचीत थी ब्रिगेडियर प्रदीप यदु साहब से। आपने सुनी, देखी आपने, और उनका जो कहना था वो आप तक हमने पहुंचाया। आप क्या राय रखते हैं वो आप लिख ही रहे हैं। आगे भी जो इसको देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो भी अपनी राय जरूर से कमेंट के जरिए लिख के रखें। और ये बातचीत आपको लगता है कि जानकारी जो इसमें चर्चा में मिली है आपको, वो और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो फिर आपको इस वीडियो की लिंक को शेयर करना होगा। और चैनल आप ही का है, मैं हमेशा कहता हूँ। वीडियो को आप अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, जबरदस्ती नहीं है कोई। और चैनल आप ही का है, अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि कर दें, ताकि हम जो हैं और आगे बढ़ सकें और अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आप सभी के लिए शुभकामना देंगे। दिन आपका अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें तन और मन से। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।